मतलब फर्स्ट टाइम है ना, जैसे मैं इशारा थोड़ा सा कर दूंगा हाँ हाँ, ऐसे अगर करके, अगर आपको ऐसा लगे ना निगाह नीचे है। तो ऐसे हाँ कर हाँ दूंगा। हाँ, राइट। और जो लाइव जा रहा होगा वो मेरे को स्क्रीन पे दिखेगा। हाँ दिखेगा। ये जनरली तो लोगों का ग्रीन होता है ना, ये ब्लू क्यों है? हाँ ग्रीन भी यूज होता है, ब्लू भी यूज होता है, दोनों अच्छा, यूज ब्लू में कर भी कट सकते जाता है हैं। क्रोमा? हाँ, ब्लू में और प्रॉपर कटता है। अच्छा जी, हाँ तो ये तो हमने पहली बाकी बार सुना। ग्रीन यूज होने लगा है अभी वर्चुअल में, हम्म। प्राइवेट जगह पे ग्रीन यूज होता है। हाँ, एक बारी आवाज, जैसे आवाज इतनी ही चलेगी ना? हाँ आवाज ठीक, अपना नमस्कार पिच पे आप दोस्तों, बोलिए। मैं सी ए विवेक जैन। आज मैं बात करने जा रहा हूँ। ये वाला जस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं सी ए विवेक जैन आज आपके समक्ष कुछ इनकम टैक्स से जुड़े पर्सनल लाइफ के मसलों को डिस्कस करना चाहता हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इनकम टैक्स से हमें कभी कभी भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है और हम अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीज़न ठीक तरीके से नहीं ले पाते। आइए हम शुरू करते हैं। टैक्सेबिलिटी ऑन गिफ्ट्स सबसे पहला आज का टॉपिक है। बहुत बार हमारे पास ये सवाल आता है कि मुझे अगर कोई गिफ्ट मिला है तो उस पर कोई टैक्स कैसे लगेगा या नहीं लगेगा। तो हम इन गिफ्ट्स को कुछ हिस्सों में बांट लेते हैं। सबसे पहला है गिफ्ट्स फ्रॉम रिलेटिव। तो अक्सर आपने देखा होगा कि रिलेटिव्स हमें गिफ्ट देते हैं, तो लोग हमसे ये जानना चाहते हैं कि वो जो गिफ्ट मिला है वो उस पर इनकम टैक्स लगेगा या नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इनकम टैक्स से मिले सभी गिफ्ट टैक्स फ्री होते हैं। सॉरी, रिलेटिव से मिले सभी गिफ्ट्स इनकम टैक्स में टैक्स फ्री होते हैं, ये सभी कर मुक्त हैं। लेकिन इनकम टैक्स में रिलेटिव की डेफिनेशन के बारे में बताया गया है। रिलेटिव की डेफिनेशन, जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल है तो उनके मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, दादा दादी, उस इंडिविजुअल का बेटा बेटी, पोता पोती, इस तरीके से उसी इंडिविजुअल के भाई बहन और उसके स्पाउस, स्पाउस के फादर मदर और स्पाउस के ब्रदर एंड सिस्टर, किसी भी इंडिविजुअल के, ये सभी लोग रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं। और इनसे मिले सभी गिफ्ट किसी भी इंडिविजुअल के हैंड पे टैक्स फ्री होते हैं। तो दोस्तों, अब हम सेकंड पे चलते हैं। गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर। अक्सर देखा गया है जब आप कंपनी में जॉब करते हैं वहाँ पर आपको एम्प्लॉयर कभी कभी आपकी अच्छी सर्विस से खुश होकर कुछ गिफ्ट दे देते हैं। तो ये गिफ्ट भी टैक्स फ्री है अगर उस गिफ्ट की वैल्यू 5,000 से नीचे है। लेकिन जैसे ही ये गिफ्ट 5,000 से ऊपर जाएगा तो ये टैक्सेबल हो जाएंगे और आपके एम्प्लॉयर को उस अमाउंट को आपकी सैलरी में ऐड करना पड़ेगा और उसके साथ टीडीएस काट करके पे करना पड़ेगा। गिफ्ट ऑन मैरिज। हमारा देश वर्ल्ड का सेकंड हाईली पॉपुलेटेड देश है। यहाँ पर हर साल बहुत शादियाँ होती हैं और शादियों में रिश्तेदार यार दोस्त हमें बहुत सारे गिफ्ट देते हैं। सो दूल्हा और दुल्हन को इनकम टैक्स में स्पेशल प्रावधान है कि अगर कोई भी मैरिज के टाइम पर गिफ्ट मिलता है
चाहे वो कैश में हो या काइंड में हो, यानी कि किसी वस्तु की फॉर्म में हो, वो सभी टैक्स फ्री होते हैं। जैसे कि दूल्हा दुल्हन को सामान के फॉर्म में मिलता है, ज्वेलरी है, फर्नीचर है, क्लोथिंग है, या रेफ्रिजरेटर है, वाइट गुड्स हम जिसकी बात करते हैं, टेलीविज़न है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये सभी मैरिज के समय पर मिलने वाले गिफ्ट दूल्हा और दुल्हन के लिए टैक्स फ्री रहेंगे। लेकिन अगर यही गिफ्ट दूल्हा और दुल्हन के माँ बाप को मिले हैं तो दोस्तों फिर वो टैक्सेबल हो जाएंगे। अब हम अगले पड़ाव पर चलते हैं। गिफ्ट एक और तरीके से मिलता है हमें। बहुत बार हमारे यार दोस्त, हमारे पड़ोसी कभी ना कभी हमारी मैरिज एनिवर्सरी पर, हमारे बर्थडे पर या हमारी किसी सक्सेस पर हमें गिफ्ट दे देते हैं। तो कोई भी गिफ्ट अगर 50,000 रुपये तक की वैल्यू का है तो वो टैक्स फ्री है, उस पर किसी को भी कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर ये गिफ्ट 50,000 से वैल्यू का ज़्यादा होगा तो आपको टैक्स में ऑफ़र करना पड़ेगा, ओवर एंड अबव 50,000। और जो भी आपका स्लैब रेट पर इनकम टैक्स का रेट फॉल करेगा, आपको उस टैक्स के हिसाब से टैक्स देना है। इस गिफ्ट में दो तरीके के हो सकते हैं, एक है कैश या बैंक चेक और दूसरा है वस्तु की फॉर्म में। तो दोनों में लिमिट 50,000 रुपये है। अगर 50,000 से कम का कोई कैश गिफ्ट है या कोई वस्तु मिली, जैसे कि कोई मोबाइल फ़ोन मिला या टेलीविज़न मिला, तो वो आपका टैक्स फ्री है अगर वो 50,000 से कम है। बट 50,000 से ऊपर जाते ही उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इनकम टैक्स में इन सभी वस्तु के लिए एक प्रावधान है जिसको कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी अगर कोई भी है, उसके अंदर 50,000 से ऊपर होगी तो टैक्स लगेगा। और मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन इनकम टैक्स में बताई गई है, जैसे कि इक्विटी शेयर्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, पेंटिंग्स, गोल्ड, ये सभी चीज़ें वस्तु में आती हैं। और इसमें अगर 50,000 से नीचे है तो टैक्स फ्री और ऊपर है तो टैक्सेबल। अब इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी आती है जिसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती हैं। इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट्स यानी कि मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच और स्पीकर्स, ये सभी अगर आप किसी को भी गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट लेने वाले को कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है। बट हाँ दोस्तों, ये याद रहे कि अगर ये आपको बिजनेस करते हुए या प्रोफेशन के दौरान किसी ने भी गिफ्ट दिया है तो ये टैक्सेबल है। जैसे आप देखेंगे, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कोई डॉक्टर है या लॉयर हैं, ये प्रोफेशन से हुए, या आप किसी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बिजनेस करते हैं और आपने कोई टारगेट अचीव किया या आपने क्लाइंट के लिए बहुत अच्छी कोई सर्विस दी, तो क्लाइंट कई बार आपको फीस के अलावा गिफ्ट में कुछ आइटम भी दे देते हैं। अगर वो आइटम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो आपको उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना है। और इस गिफ्ट के अंदर कोई टैक्स लिमिट भी नहीं है। अब हम एक मिथ से जुड़े बात करते हैं, रियल एस्टेट। बहुत बार लोग रियल एस्टेट में ट्रांजैक्शंस करते हैं और उस ट्रांजैक्शन में कई बार बहुत मुनाफा भी हो जाता है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि इतना बड़ा मुनाफा है तो उस पर टैक्स भी बहुत ज़्यादा होगा। तो उसको बचाने के लिए लोग कई बार अपनी इनकम प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं करते हैं। इस बात को हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे हमारे पास एक घर है और हमने वो घर बेचा। कई बार हमें ये घर बेचना पड़ जाता है ज़रूरत के लिए। जैसे कि किसी को कोई ज़रूरत हुई पैसों की, तो ज़्यादा अमाउंट चाहिए था तो घर बेचा, या किसी के पास छोटा घर था और छोटे घर से वो बड़े घर में शिफ्ट हुए तो पुराना घर बेच दिया। या कई बार किसी का बिजनेस या नौकरी ट्रांसफ़र हो जाती है, आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो जाने के लिए आप अपना पुराना घर बेच देते हैं। या बहुत से लोग गांव से शहर आते हैं तो गांव की प्रॉपर्टी बेच देते हैं क्योंकि अब वो वहाँ पर वापस नहीं जा रही हैं। तो इस केस में कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आता है जिस पर टैक्स लायबिलिटी बन जाती है। ऐसा लोगों का भ्रम है। हम इसे एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। किसी ने एक घर खरीदा 30 लाख रुपए का 2001 में और उसको बेचा
2022 में 70 लाख रुपए का। लोगों को मन में ये भ्रम रहता है कि 70 लाख रुपए का मैंने घर बेचा जो मैंने 30 लाख का खरीदा था 21 साल पहले, तो मेरे को प्रॉफिट हुआ 40 लाख रुपए और मेरी टैक्स लायबिलिटी बहुत ज़्यादा आएगी। लेकिन इनकम टैक्स में ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जहां पर टैक्स डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट होता है। आइए हम इसको समझते हैं और डिटेल में। आपने कोई भी घर कभी भी खरीदा, अगर उस घर को आप 2 साल की होल्डिंग के बाद बेचते हैं तो इनकम टैक्स कहता है कि आपको महंगाई दर के हिसाब से आपकी परचेज कॉस्ट को इन्फ्लेट कर दिया जाएगा। यानी कि अगर वो घर आप आज 10 साल या 20 साल के बाद खरीदते तो महंगाई दर के हिसाब से उसकी क्या वैल्यू होती। इनकम टैक्स में हर एक साल का एक इंडेक्सेशन चार्ट बना हुआ है जिसको आप आपकी ओरिजिनल परचेज कॉस्ट को उस प्राइस के हिसाब से इन्फ्लेट करते हैं। जैसे अब हम एग्जांपल में देखेंगे, 30 लाख का घर 2001 में ख़रीदा था और 2022 में बेचा। 2022 में इंडेक्स इन्फ्लेशन था 331, उससे हमने गुणा करा 30 लाख को और भाग दिया जिस साल में ये प्रॉपर्टी खरीदी थी। प्रॉपर्टी खरीदी थी हमने 2001 और तब हमारा इंडेक्स कॉस्ट था 100। मैंने अपनी एक्चुअल परचेज कॉस्ट को इंडेक्स्ड कर दिया और मेरी टोटल कॉस्ट बनी 99,30,000 रुपये। तो इनकम टैक्स में अब आपकी परचेज प्राइस 30 लाख की बजाय 99,30,000 मानी जाएगी। और अगर आप इस एग्जाम्पल में देखेंगे, जो थोड़ी देर पहले हमें बम्पर प्रॉफिट आ रहा था सेल करने पर, 70 लाख माइनस 30 लाख यानी कि 40 लाख का जो सो कॉल्ड एक बहुत बड़ा बम्पर प्रॉफिट था, वो अब हमारा घट के रह गया लॉस में, क्योंकि 70 लाख मेरी सेल वैल्यू थी और परचेज कॉस्ट 30 लाख की बजाय 99,30,000 मानी गई। तो मेरे को इस प्रॉपर्टी की सेल पर लॉस हुआ पूरे 29,30,000 रुपये का। और लॉस में दोस्तों आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। हाँ, यही सेल अगर हमारी 70 लाख की बजाय मान लीजिए 1,10,00,000 की होती तो ज़रूर आपको टैक्स देना पड़ता। तब आप 1,10,00,000 को माइनस करते 99,30,000 पर और प्रॉफिट आता आपका पूरा 10,70,000 रुपये। इनकम टैक्स में एक और प्रावधान है, क्योंकि जब भी हम प्रॉपर्टी बेचते हैं तो हमारा जो भी प्रॉफिट होता है वो काफ़ी लार्ज अमाउंट होता है। आप काफ़ी सालों के बाद बेचते हैं तो इनकम टैक्स में फ्लैट रेट है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी 2 साल होल्ड करने के बाद आपने बेची है तो टैक्स की दर मात्र 20% लगेगी। तो यहाँ हमारा प्रॉफिट था 10,70,000 रुपये, जिसको हम 20% की दर से टैक्स निकालते तो टैक्स आता 2,14,000 रुपये। तो आप अगर इस ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखें कि प्रॉपर्टी की सेल हुई तकरीबन 1,10,00,000 की, लेकिन टैक्स आया सिर्फ 2,14,000 रुपये। तो हमें अपनी प्रॉपर्टी की सेल और परचेज ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखना चाहिए और उसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में प्रॉपर डिस्क्लोज करना चाहिए। हो सकता है कई बार हमारी इनकम पर टैक्स लगे ही ना, और या लगे तो वो थोड़ा सा कम हो। अब आइए हम अगले पड़ाव पर चलते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट। जब भी हम अपने देश में इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम सभी के दिमाग में एक इन्वेस्टमेंट आती है, वो है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट से भी जुड़े हुए बहुत सारे मिथ हैं, आज हम उसमें से एक पहलू पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको कोई भी आसान इन्वेस्टमेंट करनी हो तो वो सबसे आसान चीज़ है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट में बेनिफिट ये है, इसको करना आसान है, ये सिक्योर भी है, और आपको किसी भी दिन पैसे वापस चाहिए हो तो आप बैंक में जाकर के फटाफट ले सकते हैं, सेम डे पर आपको ये पैसा अवेलेबल हो जाता है। मगर दोस्तों, कभी आपने ये गौर किया है कि क्या ये फिक्स्ड डिपॉजिट आपको उतनी रिटर्न दे रहा है जितनी की महंगाई है? ये फिक्स्ड डिपॉजिट आप अगर अपने माँ बाप के टाइम पे देखेंगे तो आपको हमेशा लगेगा, आप कभी भी उनसे सलाह लेंगे तो वो आपको बोलेंगे कि आप पैसा है आप फिक्स्ड डिपॉजिट कर लो, वो सरल भी है, सुगम भी है और गारंटी भी है। मगर
उनके टाइम पर फिक्स्ड डिपॉजिट वाकई में बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि तब एफडी का इंटरेस्ट रेट 14, 15, 16 और बहुत बार 18% भी रहा है, और महंगाई दर तब 7-8% होती थी। तो उनका कैपिटल हमेशा ग्रो करता था समय के